नमस्कार। जिंदगी काटी भी जाती है और जिंदगी जी भी जाती है, और जो लोग जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी जीने की कला को जानते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ रहने वाली है आज सवेरे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आप दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार हो, इसलिए प्रोग्राम की शुरुआत में आपके लिए लेकर आए हैं हम मॉर्निंग रागा। दिन बदल जाएगा, कैलेंडर बदल जाएगा, पर तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आज की तारीख इतिहास में क्या अहमियत रखती है, आपको बताते हुए चलते हैं। 1854 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद मौलाना बरकत उल्लाह भोपाली का जन्म हुआ था। 1883 में प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में हुआ था। 1914 में प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास का जन्म बारिसाल में हुआ था। बारिसाल अब बांग्लादेश में है। 1981 में प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा आज ही के दिन शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विचार में शक्ति होती है। विचार आपके एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, तो इसलिए प्रोग्राम की शुरुआत थॉट ऑफ द डे से। अमेरिकन स्कॉलर वॉरेन बेनिस ने कहा था, प्रबंधन में सफलता के लिए तेजी से बदल रही दुनिया के साथ अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना और सीखना जरूरी है। अब वक्त है एक मुलाकात का। मुलाकात उस शख्स से जो अपने समय से आगे रहा। आज के समय में हम मेक इन इंडिया का नारा लगा रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, पर 60 के दशक में जब हिंदुस्तान की चुनौतियां अलग थी, उस समय बिजनेस मैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग और ट्रेनिंग के क्षेत्र में इस शख्सियत ने अभूतपूर्व योगदान दिया। ही इज अ PhD इन मैनेजमेंट फ्रॉम हार्वर्ड, फॉर्मर फैकल्टी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता एंड लंदन बिजनेस स्कूल। कर्मभूमि भारत है इनकी और इन्हें मिला है पद्म भूषण। आप हैं ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर मृत्युंजय आत्रेय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत। डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट गुरु एक बड़ी खूबसूरत टर्म है। गुरु है जिसके साथ हम एक आश्रम का माहौल जोड़ते हैं। मैनेजमेंट आज की फास्ट पेस दुनिया, तो इस टर्म, इस फ्रेज मैनेजमेंट गुरु में कौन कौन है? एक बिजनेस एक्सपर्ट, एक टीचर, एक एजुकेशनिस्ट, एक विजनरी, एक गेम चेंजर, कौन कौन है मैनेजमेंट गुरु में? हाँ, गुरु एक शब्द है संस्कृत में जी। उसका मीनिंग वो कैसे निकला, जो ये डार्कनेस को रिमूव करते हैं उनका नाम है गुरु। हु थ्रोस लाइट, जहाँ डार्कनेस है जी। और हमारे इग्नोरेंस को रिमूव करते हैं, और हर जगह पर गुरु को चाहिए। हिंदुस्तान में शुरुआत में सिर्फ ये
ये स्पिरिचुअल बातों में गुरु ज़्यादा आते थे। बहुत पुराने ज़माने से हमारे ये ट्रेडिशन है, कपिल मुनि, याज्ञवल्क्य, आदिशंकरा, तो गुरु परंपरा है, गुरु वंदना हम करते हैं। लेकिन आजकल विज्ञान में भी गुरु का ज़रूरत है। जैसे एग्रीकल्चर में एक गुरु हैं, या मैनेजमेंट में गुरु हैं, या टेक्नोलॉजी में भी, अभी इसरो जो काम कर रहा है उसमें भी बहुत सारे अच्छे गुरु हैं। और मैंने मैनेजमेंट को चुना मेरे बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में। उसका भी एक रीज़न है कि भारत की जो हिस्टोरिक सिचुएशन है 1940-50 से शुरू करके मुझे लगा कि मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरत आगे चल के आएगा। अगर मेरे सारा जीवन, अगर मेरा एक मिशन रहे जीवन में, लक्ष्य रहे, वो मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब संगठन को चलाना, प्रबंधन जो आपने कहा, प्रबंधन का ये क्षमता चाहिए। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, बहुत सारे स्किल्स का ज़रूरत है। और ये मैनेजमेंट का स्किल हर क्षेत्र में हम अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे जीवन में मैंने ये कोशिश किया है, शुरुआत में बिजनेस एंटरप्राइजेस में। लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ कैपिटलिस्ट शब्द नहीं है, मैनेजमेंट सोशल भी है, कल्चरल भी है। म्यूज़ियम का मैनेजमेंट का ज़रूरत है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का ज़रूरत है। तो आजकल आप देखेंगे शुरुआत में अहमदाबाद, कलकत्ता में बिज़नेस मैनेजमेंट का डिग्री आया। उसके बाद अलग अलग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट आए हैं, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। अभी आजकल लग्जरी मैनेजमेंट का भी एक कोर्स आया है। हाल ही में मैंने ये कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया, उसमें एक इंस्टीट्यूट का, जो ग्रेजुएट्स लग्जरी बिजनेस में जा रहे हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर ज़्यादा उत्पत्ति करें। जो भी रिसोर्स हो, फिजिकल होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे जैसे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम बढ़ावा दे दें, वो अपने आप कैपिटल को, मटेरियल को, स्पेस, हर चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा चैलेंज है। सो डॉक्टर मृत्युंजय, बिजनेस मैनेजमेंट जिसके आप गुरु हैं, ग्लोबल कंसल्टेंट हैं, आप जहाँ भी जाते हैं एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सो क्या लगता है बिजनेस मैनेजमेंट की शुरुआत सेल्फ मैनेजमेंट से होती है? बिजनेस मैनेजमेंट मैंने मैनेजमेंट को 5 क्षेत्र में लेवल पर इस्तेमाल किया है जी। तो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको ग्लोबल मैनेजमेंट चाहिए। सारा दुनिया को मैनेजमेंट करना है, जहाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, टेररिज्म ना हो, इनइक्वालिटी कम हो, और वातावरण का इतना डैमेज ना हो। तो सारे दुनिया में एंगेला मर्केल, हमारे नरेंद्र मोदी साहब, ये यूएस के लीडर, चीन के लीडर, सब मिलजुल के ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है ना, वो बहुत अच्छा एग्रीमेंट है। और अमेरिका को छोड़कर बाकी सब देश उसको मान रहे हैं, आगे चल कर ले जाएंगे। और रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, तो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, वो नॉर्थ कोरिया में प्रॉब्लम है। ये सब हमको इकट्ठे होकर आपस में कोऑपरेट करके मैनेज करना है, वो तो वर्ल्ड मैनेजमेंट है। दूसरा है रीजनल मैनेजमेंट, जो यूरोप में चल रहा है। फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट मैक्रोन, एंगेला मर्केल, सब मिलकर ये 27 देशों का ये संगठन जो बन रहे हैं, वो हम तो इंडिया बहुत बड़ा देश है जिसमें 26 प्रांत हैं, लेकिन यूरोप आगे दिशा से आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट से एक कॉन्टिनेंटल गवर्नमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा पूरा उनका शुभकामना है, सक्सेस होना चाहिए। मेरे ख्याल से ब्रिटेन ने बहुत गलत किए हैं ब्रेक्सिट करके बाहर आने, उनके साथ जुड़ना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ आगे चलकर दोबारा उसमें आ जाएंगे। तो रीजनल मैनेजमेंट एक इश्यू है। वैसे ही आसियान का रीजनल मैनेजमेंट, साउथ एशिया का रीजनल मैनेजमेंट, अगर ये न करें, इसमें वॉर कॉन्फ्लिक्ट में बहुत रिसोर्सेज नष्ट हो जाएगा। वो तीसरा लेवल है नेशनल मैनेजमेंट। इसमें चीन हमारे से बहुत आगे हैं। हमको इंडिया को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। हमें आपस में पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब संभाल के देश को मैनेज करके ले जाना है। उसके बाद आ रहा है कॉरपोरेट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। तो सबसे फाउंडेशन है, अगर ये दुनिया में 7 बिलियन के सिटीजन हैं, हर एक आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची, स्कूल से हम ये सिखा दें कि अपने जीवन को कैसे संभालना है, और उससे दुनिया का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। लेकिन हर एक का इतना सिविक सेंस रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। देख लीजिए हमारे स्वच्छ भारत का जो कैंपेन चल रहा है, हम टॉयलेट बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर पीपल का कल्चर बदल नहीं हो रहा है, एटीट्यूड नहीं बदल हो रहा है, हर शख्स इसमें नहीं सोच रहे हैं कि मेरी तरफ से कुछ ये
लिटर नहीं होना चाहिए, साफ रखना है, प्रदूषण को प्रिवेंट करना है, हर गाड़ी जो चला रहे हैं अपने को ठीक तरह से उसको मेंटेन करें। तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हर गांव में अपना मैनेजमेंट, हर फैमिली को अंदर अगर माँ बाप अच्छी तरह से मैनेज करें तो उधर से ही तो प्रॉब्लम निकल रहा है। तो अगर बच्चों का अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ड्रग प्रॉब्लम निकलता है, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है। और ये डाइवर्स रेट बहुत बढ़ रहा है। और आजकल के लाइफस्टाइल डिसीज़ हम जो कह रहे हैं, ओबेसिटी, टीनेज ओबेसिटी, उससे ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे। तो जितना भी आप ये लेजिस्लेशन पास करें, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें, अगर आदमी हर शख्स रिस्पॉन्सिबल ना हो जाए, हाँ, सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहिए। और हमारे उपनिषद, वेद, सनातन धर्म में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं। वो हमारे एम्फोसिस क्या है, दुनिया को मैनेज करना बाद में आ जाओ, पहले आत्मनिर्भर, आत्मविकास, आत्मध्यान, सेल्फ रियलाइजेशन, ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत फिर एजुकेशन से होनी चाहिए। एजुकेशन से ज़रूर होना चाहिए, स्कूल से होनी चाहिए। जब हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये स्कूल में जब बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक आप एक माहौल में रह रहे हैं, वहाँ पर जब एथिक्स की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो तो कल के पॉपुलेशन के लिए होगा। लेकिन हमारे पास तो बहुत ये बैकलॉग एडल्ट पॉपुलेशन है। जैसे एडल्ट लिटरेसी करते हैं, एडल्ट मैनेजमेंट भी हमें सिखाना चाहिए। वो भी देश में हो रहा है, पंचायती राज के माध्यम से औरत लोग सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं। और ये सेल्फ फाइनेंसिंग जो ग्रुप्स हैं, थ्रिफ्ट ग्रुप्स हैं, देखिए बांग्लादेश में जो ये ग्रामीण बैंक जो है बहुत अच्छा चला रहा है, उसमें कोई बैड डेट्स नहीं है। हमारा इधर इतना बड़ा प्रॉब्लम है बैड डेट्स का। तो हर आदमी को, लेकिन अडल्ट्स को पहले अगर हम अब बनाएं, इसका एक बड़ा ये स्किल डेवलपमेंट जो चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट में दो चीज़ हैं। टेक्निकल स्किल तो ज़रूर होना चाहिए अपने काम पे, लेकिन ह्यूमन स्किल भी, जो सॉफ्ट स्किल कहते हैं, बिहेवियरल स्किल, कैसे अपने को संभालना, कैसे दूसरे से रिश्ता रखना, कैसे ये ग्रुप में टीम वर्क से काम करना, ये जो टीम वर्क या मिलकर काम करना, को एग्जिस्ट करना, ये बाकी देशों में है, हिंदुस्तान में नहीं है क्या? उसके पीछे हमारी कोई रूट्स या हमारी कोई सांस्कृतिक विरासत है, वो जिम्मेदार है? सो व्हाट आर द रीजंस यू सी रिस्पांसिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड? इसमें दो तीन चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। हम तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी रहे बहुत साल जी, और 1000 साल से बाहर से हमला आ रहा था। और उसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते थे, और बाद में देश का पार्टीशन भी हुआ। और कॉलोनियल रूल के वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट आई, बीच में पॉपुलेशन बढ़ता रहा। और इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमारी डेमोक्रेसी के हिसाब से हमने पॉपुलेशन कंट्रोल में जोर नहीं लग सकता था। जो भी कोशिश हुआ उसका विरोध निकल आ गया। लेकिन चाइना में एक चाइल्ड पॉलिसी का उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बहुत कठिन था लेकिन उन्होंने कर दिया ना। तो पर यहाँ पे शायद डेमोक्रेसी और सबको साथ लेकर चलना, सबकी राय होना, वो भी क्या एक रीजन रहा है? हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। 1950 से 80 तक हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी जो रहे वो इतना अच्छे नहीं थे। तो हमारे जो स्ट्रेंथ था, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट एंटरप्राइज, वैश्य धर्म, बिजनेस कैपेबिलिटी जो था, हमने उसको पूरा यूटिलाइज नहीं किया। 1991 के जो रिफॉर्म आया उसके बाद से ग्रोथ रेट और बढ़ रहा है। 3.5% से अभी 7% के ऊपर जीडीपी का ग्रोथ चल रहा है। तो जब ये शॉर्टेज कम हो रहा है, आप देखेंगे रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा शॉर्टेज से हर एक आदमी अपने लिए, अपने परिवार के लिए ले जाता है। तो दो चीज़ उदाहरण ले लीजिए। 1960s में, 60-70 में एक स्कूटर पाने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज जमा करना पड़ा, 7 साल वेट कर रहे थे। अभी तो कितने मोटरसाइकिल, स्कूटर, ब्रांड बिक रहे हैं, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन ये स्कूल एडमिशन में अभी भी देखेंगे कि इतना स्ट्रगल, शॉर्टेज जो है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्टेज कम हो रहा है, सेल फोन भी हर एक के पास है। मैं जब ये 1991 में गवर्नमेंट का कमेटी का चेयरमैन था टेलीकॉम रिफॉर्म के लिए, 1% था टेली डेंसिटी, मतलब हर 100 भारतीय के लिए एक फ़ोन था।
हाँ। अगर हम ये लाइन लगते लगते करते तो एक और 100 साल लग जाएगा। हमने कहा कि ये नया टेक्नोलॉजी ले आओ, प्राइवेटाइज करो, हिंदुस्तान के कंपनी, बाहर के कंपनी, सबको इधर आने दो। तो अभी हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा सेल फोन का देश है। बिल्कुल 600 मिलियन से ज़्यादा है। हाँ। और उसमें विशेष क्या है, ये लिबरेशन भी है। हर मेड यूज़ करती है, हर मैकेनिक यूज़ करता है, पुरोहित यूज़ करते हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, कहीं कोई स्टेटस सिंबल नहीं रहा है। गांव से जो शहर में काम करने के लिए आते हैं, अपने परिवार से बात करते रहते हैं। तो उनका भी आ गया शौक, म्यूजिक सुनते हैं, क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं। हाँ, ये एम्पावरमेंट इसमें आ रहा है। जैसे हम डेवलप करते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से टीम वर्क इम्प्रूव हो जाएगा। जी। हाँ। हम नेशन मैनेजमेंट की आपने बात की। हाँ। और हमने गाँव की बात की, और स्पेशली जो अब एक सेल फोन बूम आया, जो रेवोल्यूशन आया, इंडिया का पूरा चेहरा उससे बदल गया। क्या आपको लगता है कि जो हमारी लेटेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, दैट कैन हेल्प अस इम्प्रूव आर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन मैनेजमेंट, जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो गांव देहात की, उन्हें ठीक करने में हो सकता है वो काफ़ी बाहरी तौर पे दे में लुक पॉलिटिकल, दे में सीम पॉलिटिकल इश्यूज, पर क्या उनसे डील करने के लिए भी आपको लगता है मैनेजमेंट तो इसमें बुनियाद है। गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि प्रोग्राम बनाएगा, हाँ। रिसोर्स एलोकेट करेगा, इतना पैसा बजट में जाएगा, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें कितना लीकेज है, कितना वेस्टेज है। तो हर चीज़ को हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से हर काम का एक 0 डेट होना चाहिए, शुरुआत जब हो रहा है, एक D डेट होना चाहिए, उसके बीच में माइलस्टोन्स होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मेजर करते जा रहे हैं, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, हर जगह क्या रिजल्ट आना चाहिए, अब तक क्या रिजल्ट आया है। हम कभी भी एक्चुअल रिजल्ट से तृप्त नहीं है, हम पूछते हैं कि ऑप्टिमल कितना होना चाहिए था, आइडियली इसमें कितना होना है। तो हर एक इंडिविजुअल का, संगठन का कभी भी गर्व नहीं आना चाहिए कि इसमें कोई उनका ये कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना चाहिए, और दुनिया से बेंचमार्क करना है। इसको कोरियन कैसे करते हैं, ब्राज़ील में कैसे कर रहे हैं, उनके मुकाबले में हम कहाँ हैं। तो हमको ये मान लीजिए चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इंस्टेंसेस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलनेसेस, पोलियो, इसमें हमको इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है, और उसके हिसाब से क्या क्या कहाँ गैप है उसको ब्रिज करना है। आप बिजनेस मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, सो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहाँ पर कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। कई बार कॉम्प्रोमाइज़ नेचर के साथ किया जाता है, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ ह्यूमन इंटरेस्ट के साथ किया जाता है, कभी लैंड के साथ करते हैं। सो वी मेक कॉम्प्रोमाइज़ टू ग्रो टूवर्ड्स इकोनॉमिक बूम। पर आपके हिसाब से ह्यूमन वैल्यूज़ और इंक्लूजन के साथ बिजनेस को चलाना कितना ज़रूरी है, या ह्यूमन वैल्यूज़ की कितनी अहमियत है जब हम बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं? ह्यूमन वैल्यूज़ तो सबसे बुनियाद है। ये कोई प्रश्न ये है, ये डेवलपमेंट किस लिए है, किसके लिए है, फॉर होम द बेल टोल्स, जो अंग्रेजी में पोएट ने कहा है। तो हर संगठन के लिए हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स हैं। किसी भी कंपनी को आप ले लें, कैसे उसके चेयरमैन, डायरेक्टर्स चलाना चाहिए, उसके लिए हमने एक गाइडलाइंस बनाया है मैनेजमेंट में। एक तो है सबसे पहले कस्टमर, हिंदुस्तान में 2 थे पब्लिक सेक्टर में, एक ज़माने में सिर्फ वर्कर और यूनियन इम्पोर्टेंट थे, और प्राइवेट सेक्टर में लाला जी और उनके परिवार इम्पोर्टेंट थे जी। लेकिन असली इम्पोर्टेंट क्या है, कस्टमर है, जो एक चीज़ खरीद रहा है, जिससे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो आजकल देखेंगे कस्टमर नंबर 1 स्टेक होल्डर होना चाहिए। दूसरा है जो इसमें शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं या बैंक लोन देते हैं, इन्वेस्टर सेकंड है, उनको डिविडेंड देना है, उनको लोन को रीपे करना है, इंटरेस्ट को ठीक टाइम पर देना चाहिए। और तीसरा है एम्प्लॉई, जो कंपनी के अंदर हैं, तो उनका हेल्थ, वेलफेयर, जॉब सेटिस्फैक्शन, उनका डेवलपमेंट, ये सब करना है। हम मैनेजमेंट में गांधी जी का एक प्रिंसिपल लाए हैं, ट्रस्टीशिप। चेयरमैन और डायरेक्टर, प्रमोटर कंपनी के ओनर नहीं है, उसके ट्रस्टी हैं। और ये नौकर मालिकशाही नहीं होना चाहिए इसमें, तो वो सेवक हैं। और नेतृत्व, लीडरशिप में हमने एक प्रिंसिपल लाया है, सर्वेंट लीडरशिप। सबका सेवा करो, वो आपको लीडर बनाएंगे। आप अपने नेतृत्व का ये योग्यता ऐसा दिखाना है कि लोगों को विकास से वो आपको पूजा करेंगे, आपके लिए मंदिर बनाएंगे,
लेकिन हुकूमत से, अधिकार से उतना तरक्की नहीं होगा। वो कंपनी आजकल अपनी रिपोर्ट में एक सेक्शन अलग लगाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ। कंपनी के अंदर कितना ट्रेनिंग हो रहा है, अंदर वाली कोर्स, बाहर वाले कोर्स कितने लोग जा रहे हैं, कैसे उसमें सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं, आगे वाले ज़माने के लिए फ्यूचर जनरल मैनेजर, डायरेक्टर डेवलप करना है। ये नहीं कि ये संगठन अच्छा चला, 5-10 साल चला, उसके बाद बैठ गया, तो HRD में है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन। एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होना चाहिए, वो बॉटम लाइन है। बिल्कुल। दूसरा है सोशल बॉटम लाइन, कंपनी ने अपने समुदाय के लिए आसपास में क्या किया। आजकल जो कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी तो लॉ में भी आ गया। 2%। लेकिन कुछ कंपनी ऐसे हैं उससे भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। देख लीजिए विप्रो। विप्रो के जो ओनर हैं मिस्टर अजीम प्रेम जी, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। उन्होंने 15,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, टू इम्प्रूव द स्कूल एजुकेशन। इस तरह टाटा ग्रुप में से भी बहुत हो रहा है। तो 2% जो कंपनी नहीं कर रहे थे, पीछे पड़ रहे थे, उनके लिए है। प्रोग्रेसिव कंपनी इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। सबको लगता है कि वाकई में काम हो रहा है इन द नेम ऑफ CSR। हाँ, ज़रूर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। पानी, मेडिकल, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, मोबाइल डिलीवरी सर्विसेज, इसमें क्या है, उनको एक NGO के साथ कोऑपरेट करके करना चाहिए, लोकल पॉपुलेशन के साथ कंसल्ट करना है। और ये वो जहाँ रिक्वेस्ट आ रहा है NGO से, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कुछ ऐसे लोगों से काम कर रहा हूँ जो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए, या विकलांग लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिव्यांगजन, उनके डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे कॉसेस हैं इंडिया में जिसके लिए कॉर्पोरेट डोनेट कर सकते हैं। एंड यू सी सम एक्शन हैपनिंग देयर। यस, यस। ओके, सो अब बिजनेस की देख लीजिए, मैं इंडिया जब लौट आया हार्वर्ड से 1967 में, उसके मुकाबले में अभी देखेंगे कि मैं ट्रैवल करता हूँ, जब करता हूँ दिल्ली से, मान लीजिए आप ये सहारनपुर जाएंगे जी, या नैनीताल जाएंगे जी, या दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ, कितने छोटे छोटे शहर में बहुत अच्छे होटल्स हैं, रेस्तोरां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह इतने व्हीकल्स जा रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी तो देख सकते हैं हर जगह। पॉवर्टी कुछ गाँवों में है और अर्बन पॉवर्टी में भी हमारे ये, लेकिन इधर जो स्लम्स में लोग रहते हैं वो काफ़ी अर्न करते हैं, अपने गांव को रेमिट करते हैं। अपने घर में तो घर तो बड़ा नहीं है, अंदर टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर भी है, आजकल कूलर भी रखते हैं, सेल फोन तो है ही ज़रूरत, तो कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन हमको ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आपको लगता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से कौन से 2 या 3 मेजर इश्यूज हैं जो हमारी कंट्री फेस कर रही है इस वक्त? कौन से वो इश्यूज होंगे? एक तो बहुत सारे रेगुलेशंस ज़्यादा हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लैंड अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर। इसमें अभी एक नया सिद्धांत चल रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो पहले चल रहा था, उसके साथ साथ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है। स्टेट्स के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन हो जाए तो बिजनेस को अट्रैक्ट करने में, इंडियन बिजनेस या फॉरेन बिजनेस को वो पूंजी लगाएं, उधर जॉब क्रिएशन करें। जो मेक इन इंडिया स्कीम है, मेक इन इंडिया तो इंडिया के मार्केट के लिए करना है और दुनिया के मार्केट के लिए भी करना है। इधर के लोगों को काम में लगाकर इधर से एक्सपोर्ट करना है। तो इस तरह का अगर हर स्टेट अगर एनकरेज करें, ये बहुत आगे बढ़ेगा। ये कोई 5-6 स्टेट ऐसे हैं जो इसको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात तो है ही, हरियाणा बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की डिमांड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन शुरुआत से ही जैसे टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं, जहाँ लोकेट करते हैं, जहाँ से पानी लेते हैं, उधर आसपास के पॉपुलेशन का क्या ज़रूरत है, वो सबको ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक स्टडी पहले कर रहे हैं, क्लियरेंस से भी पहले। और हर मैनेजमेंट भी आजकल इसमें कॉन्शियस हैं। जो म्यूचुअल फंड लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया का और बाहर का, उनके बीच में एक नया कैटेगरी अभी आया है जिनको हम कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टर। अच्छा, हाँ, वो एक प्रश्न पूछते हैं, आपके कंपनी में मैं पैसा लगाने से पहले
मैं ये जानना चाहता हूँ आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमने सुना है कि आपके ऊपर ये केस हैं, आपने ये या गलती की है, Information is all out there. कैसे आप इसको पहले सुधारेंगे और आगे चल कर आपका प्लान क्या है जी। हमें एक प्रेजेंटेशन दीजिए, उसके बाद हम ये इन्वेस्ट करेंगे। एक्टिव इन्वेस्टर बहुत हैं। क्या बात है। इसमें एक है नॉर्वेजियन सॉवरिन फंड है, दुनिया में सबसे बड़ा फंड है, $1 बिलियन उनके पास है। वो आजकल कुछ कंपनियों से अपना शेयर बेच के बाहर जा रहे हैं, कुछ लॉस भी हो, जैसे ये टोबैको कंपनीज या लिकर कंपनी या कंपनी जिसमें प्रदूषण ज़्यादा है, कोल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट है, उस तरह का अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी हो उसको सैक्रिफाइस करके वो कहते हैं कि मेरे सिद्धांत से मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे तो ये नए कैटेगरी यंगर जनरेशन में आ रहा है, एथिकल कस्टमर जो अच्छे ग्रीन प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हैं, एथिकल एम्प्लॉई जो अच्छे कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, एथिकल इन्वेस्टर और ये एथिकल पब्लिक जो उनको सपोर्ट देंगे। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको ये बताते चलते हैं कि आप अपनी सेहत को कैसे बनाए रख सकते हैं योग के माध्यम से। रोगों से बचने के लिए, रोग हो चुके हैं तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए, उनको क्योर करने के लिए योग एक समाधान है, योग एक विज्ञान। ये मात्र कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं, यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं। अनुलोम विलोम आप जब प्राणायाम करेंगे, ऐसे कंटिन्यूअस करना है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, दाएं नाक अंगूठे से, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करते हैं। ऑल्टरनेटिवली ऐसे 5 मिनट कम से कम लगातार करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, तो एक राउंड 5 मिनट का। फिर ऐसे आप इसको 15 मिनट से अधिकतम आधा घंटे तक करना, और आप देखेंगे कि जब आप आधा घंटा अनुलोम विलोम करेंगे, मैंने देखा है इससे पार्किंसंस ठीक होने लगता है, धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है और बाद में क्योर हो जाता है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम भी पार्किंसंस के लिए बहुत जरूरी है। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, हल्का सा प्रेशर मिडिल फिंगर से आँख और नाक की मूल में, कान अंगूठे से पूरी तरह से बंद होते हैं, तो एक भीतर से ओंकार की ध्वनि गुंजायमान होती है, उससे सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो भीतर असंतुलन था, भीतर अशक्ति थी, वो दूर हो जाती है, एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ये उद्गीत प्राणायाम। तो भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट से आधा घंटा, भ्रामरी और उद्गीत, ये 5 प्राणायाम करना। प्राणायाम तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका को सशक्त बना देता है, स्वस्थ बना देता है, उसको मजबूत बना देता है। तो प्राणायाम तो सभी पार्किंसंस के रोगी को अवश्य ही करना है। हम प्राणायाम करेंगे, साथ साथ थोड़ा एक्यूप्रेशर करेंगे। अश्वगंधा का चूर्ण 1-2 ग्राम दूध के साथ ले लेना। अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा के कैप्सूल भी हम बनाने का प्रयत्न करते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, पाउडर करके 2-2, 3-3 ग्राम दूध के साथ ले लेना। उससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारे मसल्स उससे मजबूत हो जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म है, हाथों की अंगुलियों के लिए ऐसे 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 हल्के व्यायाम हैं। इन व्यायामों को करना, थोड़ा गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, ऐसे गोल गोल घुमा लेना उससे। तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना, तीखी तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना, भारी चीज़ें मत लेना। दूध के साथ जैसे कि मैंने कहा अश्वगंधा और शिलाजीत भी यदि असली मिल जाए तो 1-1 बूंद दूध के साथ ले लेना, और आप देखेंगे और पाएंगे कि आपका पार्किंसंस मिट रहा है। और प्राणायाम करवा करके, आहार पर नियंत्रण करवा करके हमने बहुत से लोगों का पार्किंसंस मिटाया है। मुझे लगता है आप भी प्राणायाम करेंगे
आपका भी पार्किंसन नियंत्रण में आएगा। और यदि आप प्राणायाम करेंगे तो आप पार्किंसन सहित तमाम रोगों से बचेंगे। आज सवेरे में हमारे साथ हैं ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु, रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, डॉक्टर मृत्युंजय आत्रेय। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो वहीं से बातचीत उठाते हैं जहां से हमने छोड़ी थी कि 1967, वे बैक इन 1967 व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम हार्वर्ड, कैसा भारत देखा आपने? हाँ। मैं उससे थोड़ा आगे से शुरू करूंगा। बिल्कुल। 1957 से 10 साल पहले 1957 में मैंने कॉलेज में भर्ती हुआ बीएससी पढ़ने के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए। मैंने उस वक्त चुना कि मुझे मैनेजमेंट के करियर में जाना चाहिए, मैनेजमेंट के प्रोफेसर बनना चाहिए, और हमारे देश में मैनेजमेंट एक मूवमेंट, प्रोफेशन डेवलप करने के लिए मेरा सारा जीवन अर्पण करना चाहिए। मैंने किस लिए चुना? मैंने ये सोचा कि 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी, उसके पहले एक दो जनरेशन ऐसा रहा, वो सबसे बड़े सेल्फ सैक्रिफाइस करके उनसे इतना प्रेरणा हमको मिली। तो मेरे हीरो थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सुभाष बोस। अच्छा, दूसरा है हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, डेमोक्रेसी कायम हो गया इंडिया में। हमारी सिविल सर्विस है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत प्रोफेशनल थे उस वक्त, जनरल करियप्पा, बाकी जो, तो कोई टेक ओवर का, कू का कोई था। मैंने सोचा कि ये सब है, सिविल लिबर्टीज है, लेकिन हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। इंडिया का कमी उस वक्त क्या है, हम यूरोप और बाकी देशों के, जापान के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, और ज़रूरत है कि कॉरपोरेशन बनने का, फैक्ट्रीज बनाने का, सर्विसेज इंडस्ट्री डेवलप करने का। इसके लिए बहुत सारे मैनेजर्स चाहिए। हमारे लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, आईएएस बहुत लोग थे, इंजीनियर्स भी आ रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट के कोई नहीं थे। तो मल्टीनेशनल्स के अलावा हिंदुस्तान के अपना मैनेजमेंट पॉपुलेशन नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैनेजमेंट चूज़ करूँगा। तो कलकत्ता में जाकर मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ा, उसके बाद अमेरिका जाकर पीएचडी किया। 67 में मैं कोर्स कंप्लीट करने जा रहा था, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स ने कहा तुम हिंदुस्तान क्यों लौट आना चाहते हो, पागल हो, इधर क्या है, उधर ही रहो, बहुत सारे मौके हैं। उन्होंने 3 रीजंस दिया जो मुझे नहीं आना चाहिए। अच्छा। एक तो है हिंदुस्तान में पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा है कोई टेलीफोन काम नहीं करता है, तीसरा है ट्रेन्स टाइम पर नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर हर एजुकेटेड इंडियन विदेश चले जाए, ये कैसे इम्प्रूव होगा, कौन इसको करेगा? हम क्या जापान से कहेंगे कि आप दोबारा आके इधर शासन करो, कॉलोनाइज करो, हमको डेवलप करके दे दो? तो हमको करना है। तो मुझे कोई शक नहीं था। पीएचडी के बाद 1 महीने के अंदर लौट आया। मैं कलकत्ता जाने वाला था 67 में। कुछ लोग कहे उधर क्यों जा रहे हो, नक्सलबारी शुरू हो गया था उस वक्त। 67 फरवरी में नक्सल रेवोल्यूशन, वायलेंस शुरू हो गया था। मैं अक्टूबर में जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ मेरा ज़रूरत ज़्यादा है, उधर जाना चाहिए। क्या खूबसूरत सोच। हाँ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमने जब शुरू किया, बहुत एडवेंचरस था। ये पीडब्ल्यूडी जैसे एस्बेस्टस रूफिंग बिल्डिंग में, बहुत हीट, ह्यूमिडिटी के साथ। लेकिन हमने देखा कि फ्रीडम फाइटर जो थे प्रिसन में इतने साल रहे, अंडमान गए थे, उनका इतना कठिनाई थे, तो हम इसके मुकाबले में ये कुछ नहीं है। इस साल फरवरी में मैं 3 दिन के लिए कलकत्ता लौट गया था। अच्छा। किस लिए लौट गया? वो 1967 बैच के जो छात्रों ने 50 साल का सालगिरह मनाया, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, उन बैच के लिए फैकल्टी से 3 आदमी को बुलाया, मैं एक था उसमें। उनके साथ मिलके उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रहा। उन्होंने एक फीडबैक दिया, डॉक्टर साहब आपने जो भी सब्जेक्ट हमको पढ़ाई वो तो बदल गया, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा, लेकिन आपने जो वैल्यूज़ हमको पढ़ाई वो अभी भी हमारे साथ है, सारे जीवन हमारे साथ रही। उससे हमको बहुत फ़ायदा मिला। वैल्यूज़ क्या है? तो एक कर्मयोगी बनना चाहिए हमको जीवन में। जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते संगोस्ता कर्मणि। हाँ, तो यू हैव टू बी कमिटेड। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं, इसका लॉजिक क्या है? अगर आपका चिंता इसमें है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, मुझे रिकग्निशन मिलेगा या नहीं, पैसा, तो आपका एनर्जी, आधा एनर्जी उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आप काम में 100% कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सफलता मिलेगा, उसके साथ साथ बाकी रिवॉर्ड्स भी आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे।
तो हमको ये कर्मचारी से आगे बढ़कर कर्मयोगी बनना चाहिए। क्या बात। हाँ, तो 67 में जब मैं आया था मुझे इतना अच्छा रिसेप्शन मिला मैनेजमेंट एसोसिएशन से, अहमदाबाद से, मद्रास से, बेंगलुरु से निमंत्रण आया, आप आइए इधर भाषण दीजिए, हमको ये सिखाइए। तो महीने में 15-20 दिन मैं ट्रैवल करते रहा। मेरी भाभी जी ने कंप्लेन की, तुमने शादी क्यों की, अपनी बीवी को घर में छोड़कर इतना घूमते फिर जा रहे हो। मैंने कहा मेरी शादी पहले हिंदुस्तान से है, बाद में मेरी बीवी से है। आई थिंक वो भी आपके साथ सहचरी थी। उनसे आपकी मुलाकात IIM कोलकाता में ही हुआ। वो कलकत्ता हुआ। वो सेकेंड ईयर की छात्र थी। मैं यंग प्रोफेसर के हिसाब से आया, तो ऐसा है फर्स्ट साइट में हम दोनों को लग गया। तो और आजीवन रहे, हमें 45th वेडिंग एनिवर्सरी हो गया हमारा। और वो भी इंडस्ट्री में थे पहले, फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक में और ग्लैक्सो में। ये इंग्लैंड में उन्होंने कुछ मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज किया। इधर लौट आके यूनिसेफ ज्वाइन किया उन्होंने। यूनिसेफ में सोशल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, तो मदर्स, गर्ल चाइल्ड, इनके ऊपर न्यूट्रिशन, वेरियस आयोडाइज सॉल्ट। और अभी रिटायर होकर उनका भी अपना इंटरेस्ट है, बहुत बिजी रहते हैं। वो भी मैनेजमेंट को सोशल सेक्टर में लाने की उसमें लगे हैं। एक स्कूल के बोर्ड में है, और ये कारपेट चाइल्ड लेबर निवारण के लिए जो है उसके इंटरनेशनल बोर्ड में है, उसमें काम कर रहे हैं। योगा में इंटरेस्ट है, वो सर्टिफाइड योगा टीचर हैं। क्या बात। शिवानंद सेंटर का सर्टिफाइड योगा टीचर हैं। और ये उनका ये ग्रीनरी में बहुत इंटरेस्ट है। हमारे टेरेस में एक कैक्टस गार्डन है, और इंडियन सोसाइटी फॉर कैक्टस एंड सकलेंट्स उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं। लवली। तो हर साल उनका 2 दिन का शो होता है, वो इंडिया, ये हमारे दिल्ली हाट में 2 शो होता है। वो बहुत बिजी रहते हैं और काउंसलिंग करते हैं लोगों को, जो भी उनको अप्रोच करते हैं। आपने 57 की बात की, आपने हिंदुस्तान की स्थिति देखी और आपको लगा कि यहाँ पर ज़रूरत मैनेजमेंट का ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पर उसके अलावा आपके सामने कोई इंस्पिरेशन के लिए मौजूद था, कोई ऐसा शख्स था जिसने आपका हौसला बढ़ाया कि यस मृत्युंजय, यू मस्ट ट्रेड दिस पाथ? कोई था उस समय? मुझे 2-3 तरह के थे, लेकिन मैनेजमेंट फील्ड में नहीं। हाँ। पहले तो पॉलिटिकल फील्ड में बहुत थे। मैंने लीडरशिप जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, सरदार पटेल, गांधी जी को बताया। दूसरा है साइंस में, होमी बाबा, जिन्होंने ये एटॉमिक साइंस की रिसर्च शुरू की, MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर में। तो वो जो अपने टेक्नोलॉजी साइंस फील्ड में कर रहे थे, सर एम विश्वेश्वरैया जो नेहरू के लिए भी हीरो थे। मैंने कहा इसको मैनेजमेंट में लाना है, और मैनेजमेंट में मुझे कुछ अच्छे बिजनेसमैन उस वक्त थे, GD बिरला, और रामकृष्ण बजाज, रतन टाटा, और उनके जो जमशेदजी टाटा जिन्होंने टाटा स्टील शुरू किया। तो इस तरह के शख्स थे। लेकिन प्रोफेशनल MBA मैनेजमेंट कोर्स इंडिया में कहीं नहीं था। ये तो पहले बार हम शुरू कर रहे थे कलकत्ता में। मैंने कहा उन्होंने दूसरे फील्ड में उन्होंने जो किया है, ये नए फील्ड में हमको उस तरह का फाउंडेशन लगाना है, नेतृत्व करना है, काम करना है। और ये हज़ारों लोग मेरे पीछे डेवलप हुए हैं। अभी बहुत सारे ट्रेनर्स को, कॉर्पोरेट प्लानर्स को मैंने ट्रेन किया है। तो मैं कहता हूँ हमको 2 सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब आप प्रोफेशन से रिटायर करते हैं, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। जब आपकी मौत की तारीफ आ रही है, लाइफ सेटिस्फैक्शन। ये दोनों हो चाहिए। हर शख्स इसके लिए काम करना चाहिए। आपने एक लंबा सफ़र तय किया, चेन्नई के एक छोटे से गांव से पद्म भूषण तक। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। सो व्हाट कीप्स यू गोइंग डॉक्टर आत्रेया? व्हाट इज़ दैट? इसके हर इंसान के अंदर एक जिजीविषा होती है, कोई एक थॉट होता है, कोई एक मंत्र या सूत्र होता है जिसके सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी के फैसले लेता है, ज़िंदगी को चार्ट आउट करता है। सो आपके साथ वो क्या था कि चेन्नई के एक छोटे से गांव से उठकर आकर हार्वर्ड जाना और फिर हिंदुस्तान अगर ये को एक शब्द में, एक सिद्धांत में लाना है, धर्म। मेरा धर्म क्या है? आजीवन ये धर्म करना है। धर्म मतलब ये, अगर दुनिया में कोई भी समस्या है, समस्या तो हमेशा रहेंगे। अपना धर्म, अपने जो क्षमता है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। मैं बहुत सारे गुरुओं से मैं प्रेरणा लिया हूँ। कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन 3 साल मैंने लेक्चर अटेंड किया स्वामी रंगनाथन जी का। वो रामकृष्ण मिशन का मोटो है
आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। एक इंसान को कैसे जीवन बिताना चाहिए, अपना मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष मतलब मटेरियल डिज़ायर से, अपने ईगो से, अपने पर्सनल अचीवमेंट से, तो अर्पण करके जगत हिताय, दुनिया के हित के लिए करना है। और मैं जब देखता हूँ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम तो रहेंगे और भी हैं, और ये एशिया में प्रॉब्लम है, हमारे आसपास में प्रॉब्लम है, दुनिया में प्रॉब्लम है। तो इसको जहाँ तक मेरे शरीर में शक्ति है, हमारा धर्म है अपना कर्म करते जाना। So how would you define धर्म? जैसे जब मैंने 1970 में धर्म की बात शुरू की इंडियन बिजनेस के साथ, मुझे यही जवाब मिला कि क्या बात कर रहे हैं आप, तो कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है, विदेश से आए हैं, बिजनेस और एथिक्स का क्या संबंध है, कोई ताल्लुक नहीं। धर्म के मतलब एथिक्स, वैल्यूज, डूइंग द राइट थिंग। हाँ, और पॉलिटिक्स में भी अभी धर्म आ रहा है। मेरा पूरा ये विश्वास है, सारा इतिहास से, हज़ारों साल से, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। लगता है कि अधर्म जीतने वाली है, लेकिन आखिर धर्म हमेशा जीतती है, धर्म ही जीतेगा। ये हमारा गवर्नमेंट का जो लेटर हेड है, सत्यमेव जयते, मैं उसको पूरी तरह से मानता हूँ। असत्यम कभी नहीं जीतेगा। ये तो महाभारत का है, रामायण का, भागवत का, हर चीज़ का। और हम ये अभी देख रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने कुछ अनएथिकल किया, अगले इलेक्शन में लोग ज़रूर उनको सजा देते हैं। एंटी इनकम्बेंसी है मेरा इसमें पूरा विश्वास है। हाँ, साइकिल ऑफ कर्मा। तो मैं कोई रावण से नहीं डरता हूँ, कोई दुर्योधन से नहीं डरता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हम अच्छे ठीक काम करते जाएं, धर्म जीतेगा। अभी आपका वानप्रस्थ आश्रम चल रहा है, जहाँ पर आपने अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर दिया है। क्या व्यस्तताएं रहती हैं आपकी? ऐसे एक कॉर्पोरेट कंसल्टिंग, रेवेन्यू के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये है कि संपर्क कुछ गवर्नमेंट के कमेटी में हो, नेशनल हेल्थ रिसर्च सेंटर में हो, एक संस्था है सार्थक जो विकलांग लोगों का स्किल ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट कर रही है, उसके साथ मैं हूँ। और ये सारे मैनेजमेंट एसोसिएशन में नए जो स्कीम आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको, क्या कॉर्पोरेट्स को क्या करना है, हर मैनेजर को क्या करना है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हर सिटीजन कैसे कंट्रीब्यूट करें, इसको मैं प्रचार करके जा रहा हूँ। तो जब आपको ट्रैवल से थोड़ा सा फुर्सत मिलती है, आपकी जो टॉक्स होती हैं उनसे आपको थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, तो क्या करना पसंद करते हैं फुर्सत के लम्हों में आप? जब भी मुझे टाइम मिलता है, बहुत सारे रीडिंग करना पड़ता है। हर जगह जब बात करना है ना, मुझे अप टू डेट रहना है। तो मैं बहुत सारे इकोनॉमिक न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, जैसे ब्रेक्सिट के बारे में, यूरो करेंसी के बारे में, जो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो नया पॉलिसी आए हैं उसके बारे में। और दूसरा है, मेरा एक नित्य कर्मा है, अनुष्ठान है, 40 साल से मैं इसको पालन कर रहा हूँ। रात 10 बजे सो जाऊँगा, सवेरे 5 बजे उठूँगा, 1 घंटा मैं वॉक करूँगा, 10 राउंड 4 किलोमीटर, और उसके साथ कुछ योगा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी करूँगा। तो न्यूट्रिशियस डाइट रहना चाहिए। तो ये 17 घंटा जो है मैं जाग रहा हूँ, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होता है उसमें। मुझे कोई बोरिंग टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा सा टाइम जब मिलता है मैं उसमें मेडिटेशन करता हूँ। तो जो एनर्जी है इस आयु में भी, जो चेतना है, जो लोगों से जुड़ा रहना है, उसकी आपको जो ताकत मिलती है कहीं ना कहीं मेडिटेशन से, योग से, मेडिटेशन से, कर्म से, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है, मैंने एक कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया था इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 100 से ज़्यादा ग्रेजुएट उधर बैठे थे। मैंने उनसे एक भाषण दिया कि उनका अगले 30-40 साल से उनका धर्म क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो जब ब्रेक में वो लड़के लड़कियों ने मेरे साथ इतना संपर्क किया, मुझे लंच जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, भूख भी नहीं थी, इतना रिस्पांस मिला उससे, उसमें बहुत सी एनर्जी मिल जाता है। हाँ, जैसे जहाँ अप्रिसिएशन मिलते हैं, जहाँ लोग लर्न करते हैं और आगे इसको ले जाएंगे, हमको ये आश्वासन मिलता है कि जीवन ये व्यस्त नहीं रहा। मैं कभी भी जाने के लिए तैयार हूँ, भगवान जब हमें ले जाएंगे। लेकिन हमारे पीछे हमने एक विरासत छोड़ के जा रहा हूँ, छोटी सी विरासत मेरी तरफ से, मैनेजमेंट का विरासत छोड़ के जा रहा हूँ। सही बात है। जिस समय में कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को जानता नहीं था, उस समय के भारत में आप उस
मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को लेकर आए, आप एक सोच लेकर आए, तब से लेकर आज तक, आज के समय का जो भारत है, जब कहा जा रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सो आप आने वाले समय में ये स्थिति कब तक चलती देखते हैं? हाउ लॉन्ग डू यू सी इट कंटिन्यूइंग? जब तक दुनिया का प्रलय ना हो ये चलते रहेगा। तो लोग तो रहेंगे, नए नए समस्या आएंगे। देख लीजिए नए कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कैसे यूज़ करना है, नए नए पॉलिसी इश्यूज आएंगे इसमें। तो ये समस्या का कभी There is no permanent solution. और अधर्म और धर्म का झगड़ा चलता रहेगा। या हमको धर्म के फोर्सेस को बढ़ाना चाहिए, अधर्म को रुकाना चाहिए। इसलिए तो हिंदुस्तान सदियों से चल रहा है और लाखों साल चलेगा आगे। और बस कर्म जो है वही प्रधान है, वही कर्म और धर्म, ये दो ही शब्द कर्म और धर्म। मज़ा आया डॉक्टर आत्रेय आपसे बात करके। आपके नज़रिए से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो अनुभव है, जो आपकी देन है, विरासत है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। आई हैड अ ग्रेट टाइम चैटिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच। यू आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी इनसाइटफुल क्वेश्चंस। एंजॉयड बीइंग हियर। मैं अपने व्यूअर से ये प्रेरणा करूंगा कि मैनेजमेंट के बारे में मैंने जो कुछ कहा, जहां तक आप इसको लेकर काम कर सकते हैं कर लीजिएगा। आपका परिवार बढ़ेगा, आपका आसपास में कम्युनिटी बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है aajsavere@ddkdelhi.org.in। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगली मुलाकात जल्द होगी। नमस्कार।